हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सप्लाई। अगर आपने डिमांड को कंप्लीट पढ़ लिया है, जो कि हमारी लास्ट की वीडियोस में हमने डिमांड को कंप्लीट किया है, तो सप्लाई को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम यहाँ पर सप्लाई की बात करने वाले हैं, ये हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। डिमांड हम पढ़ चुके हैं, वहाँ हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ के आए हैं। और आज हमें यहाँ पे पढ़ना है सप्लाई, जो हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सप्लाई इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज टू टेक देम टू मार्केट। सप्लाई क्या है? प्रोड्यूसर की विलिंगनेस एंड उसकी एबिलिटी है कि वो गुड्स को मार्केट में लेकर के आएगा और उसको सेल करेगा। यहाँ जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई क्या है। सप्लाई रेफर्स टू व्हाट ए फर्म ऑफर फॉर सेल। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर माल सेल हुआ है या नहीं हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मीन्स वो सप्लाई नहीं है। माल को अगर सेल करने के लिए ऑफर किया गया है तो वो सप्लाई बन जाती है। ठीक है, मीन्स अगर आपकी शॉप में कुछ माल पड़ा है और कुछ बिक गया है जो कि आपने सेल के लिए ऑफर किया था, तो वो सप्लाई है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सप्लाई इज ए फ्लो। मीन्स सप्लाई स्टॉक नहीं है, सप्लाई स्टॉक का एक पार्ट है। मीन्स आपने मान लीजिए 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, तो ये आपका स्टॉक है। अगर इन 10,000 में से 5,000 यूनिट आपने सेल के लिए अपनी शॉप में रखी हैं, तो वो सप्लाई बनेगी। ठीक है, तो सप्लाई क्या है? ये स्टॉक का पार्ट है, बट स्टॉक नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सप्लाई इज अ फ्लो। क्लियर। आगे है लो ऑफ सप्लाई। जैसे हम लो ऑफ डिमांड पढ़ करके आए हैं, बिल्कुल वैसे ही है लो ऑफ सप्लाई। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? प्राइस का अफेक्ट डिमांड पर पढ़ा था। अभी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम प्राइस का अफेक्ट पढ़ने वाले हैं सप्लाई पर। हम क्या हैं? एक प्रोड्यूसर हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर हम सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे। देखिए, अगर हमें लगता है प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो प्राइजेस बढ़ने से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो सप्लाई को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल will increase as the price of good rises and decreases as the price fall। अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। जैसा कि डायग्राम से भी रिप्रेजेंट हुआ है। ओ क्यू यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। ओपी क्या है यहाँ पर? प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। तो ये सप्लाई कर्व एसएस से रिप्रेजेंट हुआ है। यह हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड बनता है। क्लियर। आगे देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मीन्स सप्लाई को कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनसे हमारी सप्लाई डिसाइड होती है। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्राइस ऑफ गुड। मीन्स जिस गुड को हम सेल करने वाले हैं, ऑफर करने वाले हैं, उसका प्राइस अफेक्ट करेगा उसे। अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे, मीन्स एक प्रोड्यूसर को प्राइस ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो सप्लाई को भी बढ़ाएगा। और अगर प्राइसेस कम होंगे तो उसका प्रॉफिट कम होगा और वो सप्लाई को भी कम करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मीन्स हमारे पास, मीन्स एक प्रोड्यूसर के पास चॉइस है कि वो यहाँ पर अगर चाहे तो जेंट्स सूट को भी सेल कर सकता है, मीन्स उसका सप्लाई कर सकता है, या फिर वो लेडीज सूट की भी सप्लाई कर सकता है। उसने देखा कि जो जेंट्स सूट हैं उनके प्राइजेस कम मिल रहे हैं उसको, एंड लेडीज सूट के प्राइजेस ज़्यादा हैं, तो वो यहाँ पर क्या प्रेफर करेगा? उसे चूज़ करना है, क्योंकि उसके लिए दोनों रिलेटेड गुड्स हैं, वो इन दोनों में से किसी को भी सेल कर सकता है। तो यहाँ पर उसने देखा कि जेंट्स सूट के प्राइजेस कम हैं, तो वो इसकी सप्लाई नहीं करके वो लेडीज सूट की सप्लाई को बढ़ा देता है। मीन्स हमारी सप्लाई को यहाँ पर किसने अफेक्ट किया? रिलेटेड गुड्स ने अफेक्ट किया। क्लियर। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स टेक्नोलॉजी कैसी है, ये भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करती है। अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, मीन्स जो हम प्रोडक्शन करते हैं, वो लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है और उन पर खर्च भी ज़्यादा आता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आती है। ठीक है। तो अगर हम
उससे शिफ्ट करके कैपिटल इंटेंसिव या मशीन से अगर हम प्रोडक्शन करने लगते हैं तो टाइम कम लगता है। मीन्स हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, जिससे क्या होता है हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। मीन्स हमारा प्रोडक्शन अच्छा होने लगता है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम आने लगती है, और अगर कॉस्ट कम आती है तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, और अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने हमारी सप्लाई को अफेक्ट किया, और अगर दूसरी ओर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती तो प्रॉफिट कम होते और हम सप्लाई को कम करते। तो टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है सप्लाई को। क्लियर। उसके बाद आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है सप्लाई को। टैक्सीज आते हैं इसमें एंड सब्सिडीज आती हैं। जैसे कि टैक्सीज में कौन कौन से हो सकते हैं, काफ़ी टैक्सेस लगते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, तो इस तरह के टैक्स लग सकते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है तो प्रॉफिट कम होंगे, और प्रॉफिट कम होंगे तो सप्लाई को भी कम कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर टैक्सेस को अपोजिट कम कर दिया जाए तो जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। प्रॉफिट ज़्यादा होने से सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी ओर अगर हमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा हेल्प देती है हमें, तो सब्सिडीज़ देने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अफेक्ट कर रही है हमारी सप्लाई को। क्लियर। आगे देख लेते हैं प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि आप जानते हैं, लैंड, लेबर, मैन, मटेरियल, तो ये सब क्या है, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनकी भी कॉस्ट होती है। अगर इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जैसे कि अब हम मान लेते हैं लॉकडाउन का टाइम है, लेबर हमें नहीं मिल रहा है काम के लिए, तो अगर हम लेबर को पहले, मान लीजिए लॉकडाउन से पहले हम उन्हें 500 रुपीज़ पे करते थे, और अगर अब उन्हें हम बुलाते हैं क्योंकि वे नहीं आना चाहते, तो हमें फोर्सफुली कुछ एक लेबर बुलाने पड़ते हैं, तो वे हमसे 800 रुपीज़ मांगते हैं अब अपनी लेबर। तो इससे क्या होगा, हमारी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसका मतलब फैक्टर की कॉस्ट बढ़ गई है। फैक्टर की कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट कम हुए तो सप्लाई को भी कम किया जाएगा। क्लियर। अगर इसी के अपोजिट हमें यही जो लेबर है 500 की बजाय अगर ये 300 रुपीज़ में मिल जाती तो क्या होता, तो इससे फैक्टर की कॉस्ट कम आती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता, प्रॉफिट बढ़ जाते और सप्लाई को बढ़ा दिया जाता। तो इस तरह से ये फैक्टर के प्राइस भी अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को। क्लियर। आगे आता है, इस तरह से काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं, हमने कुछ डिस्कस किए हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब आता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। हम ये पहले जो डिमांड कर्व था उसमें भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी मूवमेंट हमने पढ़ा था एंड शिफ्ट पढ़ा था। अब हम यहाँ देख रहे हैं मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, ये दो तरह का होता है, जिसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आता है। ये किस कारण होता है, ये प्राइस के कारण होता है। जैसे वहाँ हमने देखा था प्राइस के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में अफेक्ट पड़ रहा था, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है या घटती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी प्राइस की वजह से या तो बढ़ेगी या घटेगी। मीन्स प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, या फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ओके, ये दो तरह का होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है इफ़ द प्राइस इज इंक्रीजेज, प्राइस बढ़े और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो इसे बोलेंगे एक्सपेंशन इन सप्लाई। इसमें क्या होता है, जो हमारा सप्लाई कर्व है कोई अलग से सप्लाई कर्व नहीं बनता, एक ही सप्लाई कर्व पर हम मूव करते हैं, या तो अप या डाउन। तो यहाँ एक्सपेंशन है तो हम अप मूव करेंगे। ओके, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अगर प्राइजेस कम होंगे, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, तो हम सप्लाई को कम कर देंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है डायग्राम से, ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड है, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहले प्राइसेस थे 10, तो यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा था 15 यूनिट को, और अगर प्राइसेस बढ़कर 15 हो जाते हैं तो सप्लाई को बढ़ाकर 20 कर दिया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइसेस कम होकर 5 हो जाते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड को 10 कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व, जो नीचे की ओर मूव कर जाता है। क्लियर।
आगे देख लेते हैं, आगे है शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। शिफ्टिंग किसके कारण होगा सप्लाई कर्व में? ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स के कारण होगा। वो किसके कारण हो रहा था? प्राइस के कारण हो रहा था। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं हमारे सप्लाई को, उनमें चेंज आने की वजह से हमारे सप्लाई कर्व में जो चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। यहाँ चेंज कैसे आएगा? यहाँ हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। और जो नॉन प्राइस फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अभी हमने देखी थी, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स रेट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो इनके कारण जो शिफ्ट आने वाला है सप्लाई का वो पढ़ रहे हैं हम। तो ये भी दो तरह का होता है, ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज। वहाँ क्या था? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज। इसी को हम बोल सकते हैं राइट वर्ड या फिर बोल सकते हैं लेफ्ट वर्ड। ओके, देख लेते हैं क्या है द राइट वर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन सप्लाई। ये किसके कारण होगा? जब प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर के कारण हमारी सप्लाई बढ़ जाती है तो उसे बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, और लेफ्ट वर्ड में क्या होगा? जब अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से सप्लाई कम हो जाए और प्राइस कांस्टेंट रहे तो उसे क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन सप्लाई या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ओके, देख लेते हैं डायग्राम से। देखिए ओ एक्स एक्सिस पर है क्वांटिटी सप्लाइड, ओ वाई एक्सिस पर है प्राइस। यहाँ देखिए प्राइस है बिल्कुल कांस्टेंट है, ये ना तो अप हो रहा है ना डाउन में जा रहा है, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो पहले एस एस थी और अब बढ़कर S2 हो गई है, और यहाँ पर बढ़कर S2 हुई तो इसका मतलब अदर फैक्टर में चेंज आया जिसकी वजह से हमने सप्लाई को बढ़ा दिया है, प्राइस में चेंज नहीं आया है। तो इसे क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई कर्व या फिर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, और अगर हमने यहाँ से एस से हमारी सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया तो इसे क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। ओके, उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ करके आए थे, बिल्कुल वैसे ही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड टू अ चेंज इन इट्स price. Elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by percentage change in its price. Means हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी सप्लाई में कितना चेंज आएगा वो पढ़ेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? एक मेजर है, ये एक रिस्पॉन्सिवनेस है जो ये बता रहा है कि सप्लाई में कितना चेंज आएगा अगर हमारे प्राइस में चेंज आता है तो। ठीक है, तो वही क्या रिप्रेजेंट करता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मूला क्या है? हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन सप्लाई को डिवाइड किया जाएगा चेंज इन प्राइस से। बिल्कुल जैसे हम पहले पढ़ करके आए थे, प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर रहेगा और सप्लाई डिपेंडेंट, क्योंकि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है। क्लियर? देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। ES मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। देखिए इसका फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा QS डिवाइड बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाय QS। बिल्कुल ये उसी की तरह ही है जैसे हम डिमांड में पढ़ करके आए थे, बट यहाँ पर अब हमें S मीन्स सप्लाई देखना है। क्लियर? आगे आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। सप्लाई इलास्टिसिटी के भी 5 टाइप्स हैं जैसे हमने पहले पढ़े थे। परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी परफेक्टली आता है तो हमें ये बात याद रखनी है, जो परफेक्ट है वो चीज़ या तो ज़ीरो होगी या फिर वो इन्फिनिटी होगी। तो मीन्स परफेक्टली आते हमें समझ जाना है ज़ीरो या इन्फिनिटी। बट अगर ये बोल दिया जाए परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब चेंज ना होना और परफेक्टली का मतलब बिल्कुल ही चेंज ना होना, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है ज़ीरो की। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, तो इसका मतलब इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज आना। क्लियर? अब देखते हैं फर्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक। देखिए यहाँ पर क्या है, ओ एक्स एक्सिस पर है क्वांटिटी सप्लाइड, ओ वाई एक्सिस पर है प्राइजेज। अब देखिए प्राइजेज पहले थे OP और उससे बढ़कर OP1 हो गए या फिर कम होकर OP2 हो गए, बट क्वांटिटी सप्लाइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये बिल्कुल सेम है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है।
ठीक है। तो ये पेरिशेबल गुड्स के लिए हो सकती है, जिनमें मतलब गुड्स को हम बहुत जल्दी बढ़ा नहीं सकते। एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं जिनका प्रोडक्शन आप एकदम से इंस्टेंट नहीं बढ़ा सकते हो। तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर आपके पास जैसे कि मार्केट में आप मान लीजिए जैसे टमाटर है, भिंडी है, कोई भी सब्जी है सेल हो रही है, तो अगर आप इंस्टेंट आप ये बोलते हो कि उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो वो कहाँ से लेकर के उसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे। जितनी वो उनके पास है वो उतनी ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर आपकी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक या इज इक्वल टू जीरो। ओके, उसके बाद आता है परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर क्या आता है कि प्राइजेस जितने हैं उस फिक्स प्राइस पर सप्लाई को सप्लायर सेलर बढ़ा रहा है और घटा रहा है, मीन्स बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि ओपी प्राइस से अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ तो यहाँ पर वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, और अगर प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो वो यहाँ पर अपनी सप्लाई को इन्फिनिटी कर देता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, क्योंकि यहाँ चेंज बहुत ज़्यादा आता है। तो ये किस साइन से रिप्रेजेंट होता है, इस साइन से। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाइड, मीन्स जितना प्राइस में चेंज आता है, मीन्स जितना प्राइस बढ़ता है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दिया जाता है। लेट यहाँ पर मान लेते हैं कि 20% का प्राइस बढ़ा है तो 20% से ही क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दिया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। उसके बाद आता है लेस इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक को हम बोल सकते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है, जितना हमारे प्राइस में चेंज आता है उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत कम चेंज आता है। ठीक है, बहुत कम चेंज आना, जैसे कि अगर मान लेते हैं 30% प्राइसेस बढ़े हैं तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड ओनली 10% बढ़ी है। तो इसको अगर हम देखें तो 1/3 आता है, तो ये क्या है, लेस देन 1 है। तो इसी को बोलेंगे लेस इलास्टिक सप्लाई या रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। क्लियर। उसके बाद आता है ग्रेटर देन 1 या हाईली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, कुछ भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ जितना प्राइस में चेंज आया है, लाइक 10% प्राइस में चेंज आता है तो 30% क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है। मीन्स प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा चेंज आता है। तो अगर हम इसको देखें जैसे कि ये 3 आया है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1। तो इसी को बोलते हैं हाईली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। क्लियर। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। मीन्स ये एक मार्केट की वो सिचुएशन है जहां पर सप्लाई डिमांड के इक्वल हो जाती है, और जहां सप्लाई डिमांड के इक्वल होती है वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाता है। मीन्स जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर हमारा प्राइस डिसाइड होता है, और इसे क्या बोलते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। क्लियर, याद रखेंगे, कई बार हो सकता है पूछा जाए मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइस को अप या डाउन क्यों नहीं डिसाइड किया जा सकता, तो देख लेते हैं। अगर हम प्राइस को मान लीजिए OP1 डिसाइड कर दें तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्या है, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है, डिमांड मीन्स कम है यहाँ पर, और यहाँ आगे की ओर सप्लाई, तो मीन्स सप्लाई ज़्यादा है। आप सोच कर देखिए, अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, मीन्स आपके पास चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ी है लेकिन कोई लेने नहीं आता उसको, तो क्या करेंगे आप, प्राइस कम करके ही उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या होते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं। अगर हम सेकंड मानते हैं कि प्राइस P0 है, मीन्स P से कम है, तो यहाँ पर क्या है, ये सप्लाई है। तो सप्लाई इसका मतलब अपोजिट, मीन्स सप्लाई क्या है, यहाँ पर सप्लाई अब क्या है, कम है। और यहाँ देखिए डिमांड, तो डिमांड क्या है, ज़्यादा। अगर कोई चीज़ आपके पास बेचने के लिए कम है और मांगने वाले ज़्यादा आ जाते हैं, मीन्स डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो आप क्या करेंगे एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सेलर, तो आप प्राइजेस को बढ़ा देंगे। तो प्राइजेस को बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, वापिस से P कर दिया, OP कर दिया जाता है। तो इसका मतलब जहाँ ये सप्लाई एंड डिमांड इक्वल हो जाते हैं वहीं पर हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हम MCQ नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, इसे नेक्स्ट की वीडियो में हम इनसे रिलेटेड सभी MCQs करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।